प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के लिए टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड पीवाईक्यू पार्ट 1 के सेशन को साझा करेंगे, जो आपको आने वाली परीक्षा उपयोगी साबित होगा। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? ए नक्सलबाड़ी, बी अकाल दर्शन, सी पटकथा, डी मोचीरा। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? धूमिल, ये जो है आपका धूमिल, इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। धूमिल की 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। एक में है आपको संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, और दूसरा है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, और तीसरा है आपका सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुई। 1972। कल सुनना मुझे यह आपको 1976 में प्रकाशित हुई, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1989 में। यह पूछे जाने वाले प्रश्न है, इनको ध्यान में रखना है। धूमिल जी को हिंदी के समकालीन कविता के रूप में मील के पत्थर के जैसे कवियों में एक है, कवियों में एक है। तो एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी, यह आपको अकाल दर्शन के रूप में बताई गई है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है, अकाल दर्शन। अकाल दर्शन के रूप में बताई गई है। अब ये सही आंसर का मिलान कर लें। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी कन्नौजी। अवधी, ये अवधि मतलब भाषा, ये समय है अंतराल, और ये अवधि आपका भाषा के अंतर्गत, अवधि भाषा, अवधि। अर्धमागधी जो है यह अवधि बोली का संबंध रखता है, वह अपभ्रंश रूप में है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्व हिंदी बोलियों का संबंध रहा है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ बोलियां आती है। इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। सौरसैनी अपभ्रंश का ही कन्नौजी का संबंध है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश किस बोली का संबंध है? अवधि का। ऑप्शन ए की ओर है। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 3 पर है, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? किस पात्र का है?
ए सुचरिता, बी महामाया, सी भट्टिनी, डी न्यूनिया। यहाँ ABCD में सही विकल्प चयन करना है कि यह किस उपन्यास में और कहाँ से संदर्भित है। तो इतनी तो सीधी सी बात हो गई कि यह बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है और कथन किसका है यही आपको बताना है। तो यह कथन आपका न्यूनिया का है, न्यूनिया। और बाणभट्ट उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें विशेष रूप से सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, मातुल, कालिदास प्रमुख पात्र है। तो हमारा सही विकल्प यहाँ डी है, न्यूनिया। उत्तर का मिलान कर लें। यह हमारा सही आंसर है, आंसर डी न्यूनिया। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रश्न में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? ए सत्य प्रकाश मिश्र, बी गिरीश रस्तोगी, सी जयनाथ नलिन, डी दशरथ ओझा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि ABCD में कौन सा होगा। समकालीन नाटक है यह नाटक, जो है इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता, मनमाने पर रोशनी, ये सब जो है इस पर व्यंग कसा गया है और व्यंग के माध्यम से कुछ कहने की भी गुंजाइश नहीं है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा कही गई है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और यह एक प्रहसन नाटक है। यह नाटक प्रहसन नाटक है जिसमें कुल 6 अंक हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 5 नंबर पर है। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? पूछा जा रहा है कि यह जो कथन है वह किस आलोचक का है? शेखर जो है आपको जीवनी है और कहा जा रहा है कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, प्रयोग का पुतला है। इसमें अनुभव और आस्थाएं व स्थान नहीं पाते इस संदर्भ में है। ये शेखर एक जीवनी के बारे में किन आलोचक का कथन है? तो ये हमारे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी
शेखर एक जीवनी को आलोचक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है। शेखर एक जीवनी अजय जी के उपन्यास का शेखर एक जीवनी संदर्भित रखता है। यह आपको 2 खंडों में है। शेखर एक जीवनी जो 2 खंडों में है। पहला है आपका नदी के द्वीप 1991 में और अपने अपने अजनबी 1961 में। तो हमारा सही विकल्प एक ही ओर है, नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर, नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न 6 पर है। वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में। यह क्षण किस उपन्यास में आया है? ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगी नामा, डी राग दरबारी। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। यह आपको जो छंद है तमस उपन्यास में जिक्र किया गया है। तमस जो है आपको 1973 में भारत विभाजन के विभिन्न विभीषिकाओं की त्रासदी का आकलन किया गया है, उसमें अंकन किया गया है। यह आपको भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास है जो प्रसिद्ध रूप में है आपको झरोखे, जो आपको 1967 में है। कड़ियाँ 1970 ईस्वी में है। वसंती 1980 ईस्वी में। मैया दास की मारी 1988 में है। कुंतो 1993 में है। और नीलू नीलिमा नीलूफर 2000 में है। नीलू नीलिमा नीलूफर 2000 में है। तो ये थे आपके सही ऑप्शन बी तमस। सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 7 पर है। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? ए कसीदाकारी, बी चिकनकारी, सी जरदोजी और डी फूलकारी। माँ के हाथ की बनी फूलकारी कला कौन से कला? सो फूलकारी। विकल्प हमारा डी है। ऑप्शन डी की ओर है कि फूलकारी को देखकर चीफ जो है वो प्रसन्न हो गए। ये आपको चीफ की दावत कहानी के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत भीष्म साहनी द्वारा रचित कृति है। इनमें मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता एवं बदलते संबंध की विडंबना का वास्तविक चित्रण है। इनकी
कहानी संग्रह के अंतर्गत आपको भाग्य रेखा जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित है, 1953 में, पहला पाठ 1975 ईस्वी में, भटकती राख 1966 में, पटरियां 1973 में, वाडचू 1978 में, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, निशाचर 1983 में, पाली 1989 में और डायन जो है आपको 1998 में प्रमुख कवि कहानियों का संग्रह रहा है। तो सही विकल्प देख लिया जाए। ये रहा सही विकल्प फुलकारी। फुलकारी को देखकर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यह हमारा पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव, सी अघोर बैरव, डी महामाया भैरवी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो यह जो कथन है आपको और किसी का नहीं, महामाया भैरवी का है। महामाया भैरवी का है, जो ऑप्शन आपको डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। यह 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946 में ऐतिहासिक रूप में रहा, उससे संदर्भित है। इसमें आपको जो पात्र रहे हैं वो रहे हैं बाणभट्ट, निपुणिका, न्यूनिया, अघोर भैरव, भट्टिनी और महामाया। ये सब जो है बाणभट्ट के आत्मकथा का पात्र है। सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन डी, महामाया भैरवी। महामाया भैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ए अपना अपना भाग, बी गैंग्रीन, सी पिता, डी राजा निर्वंशिया। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या होगा? तो यह जो है पिता कहानी से उद्धृत है। पिता कहानी से यह उद्धृत है और पिता कहानी ज्ञान रंजन, पिता कहानी ज्ञान रंजन, इस में ज्ञान रंजन की जो प्रमुख कहानियां हैं उसमें एक है आपको पिता, घंटा, बहिर्गमन, सीमाएं, ये सब आपको इनकी कहानियां हैं। और ये जो है पिता कहानी से लिया गया है। सभी कमजोर नहीं हो, कहीं किसी का जिद नहीं हो, इस संदर्भ से ये पिता कहानी में संदर्भित किया गया है, जो हमारा विकल्प सी की ओर है। विकल्प सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर ले। ये हमारा सही आंसर सी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहा। अगला प्रश्न 10 पर है,
सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और डी. रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा हमारा? सिद्धों और नाथपंथी। तो ये है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने इनकी रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। यह आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली एवं इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ का, वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसी का संबंध नहीं था। यह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन बी का ओर है। सही आंसर का मिलान करें। यह रहा हमारा सही विकल्प बी। सही विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और परीक्षा को परीक्षा की तरह देखनी है। ज़्यादा इस पर मेंटली फोकस करने की आवश्यकता है कि कहाँ कौन सा है और किस संदर्भ से लिया गया है। पेशेंटली पूर्वक परीक्षा का निदान करना है। तो पुनः अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।